Friends, a warm and hearty welcome to you all. I hope you all are doing good. I am Shibi Ahluwalia, your business teaching buddy. अब हमने हमारी पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था अपना फाइनल चैप्टर जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। आज हम उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक है मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि किन किन तरीक़ों से, किन किन वेज से एक बिजनेस, एक फर्म या कोई भी इंडिविजुअल एंटर कर सकता है इंटरनेशनल बिजनेस में। तो सबसे पहले है एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग। अब आपको गाइस ये पता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है। Exporting refers to selling of goods and services from the home country to the foreign country, while importing refers to purchase of foreign products and bringing them to one's home country. अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस हमने कितने सारे चैप्टर्स में समझा है, तो एक बार उसे रिकॉल कर लेंगे। एक्सपोर्ट रेफर्स टू सेलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम होम कंट्री टू कोई और कंट्री, and import refers to buying goods from the foreign country and bringing them into the home country. अब जैसे कि इंडिया वीट को एक्सपोर्ट करता है, हम अपनी होम कंट्री इंडिया से वीट को बाहर दूसरे देशों में भेजते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड इंडिया इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल एक्सेट्रा। सो वो फॉरेन कंट्री से हमारी होम कंट्री इंडिया में आते हैं। दूसरा वे है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब ये क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ components like automobile components to be used later for making final products like car, assembling of components into final products such as assembling of tires, seat, etc. Complete manufacture of products such as garments. अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग माय फ्रेंड्स, ये होता है कि आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि वो आपके लिए कोई भी चीज़, कोई भी पर्टिकुलर असाइनमेंट मैन्युफैक्चर करे एंड देन वो आपको दे दे। ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं जैसे कि गारमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडियन कोई बड़ी कंपनी है, वो गारमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट देती है चाइना को एंड वो सामान प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि गारमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड देन अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हुए उस इंडियन फर्म को वो गारमेंट्स का ऑर्डर दे देते हैं एंड देन दैट इंडियन फर्म कीप्स ऑन सेलिंग द गुड्स एंड अर्निंग द प्रॉफिट एंड ऑल्सो वो उस चाइनीज़ कंपनी को उसके लिए पे करते हैं एंड ऑब्वियसली बिकॉज कोई भी काम फ्री में नहीं करता है। अब ये चीज़ यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट दे देने वाला सिस्टम काफ़ी सारी चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल हो गया। अब मोबाइल एक पर्टिकुलर कंपनी के ब्रांड नेम में तो बिकता है, बट क्या पता वो असेंबल किसी और कंट्री में हुआ हो। सो ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंट्री या किसी और फर्म को दे देना, ये सारी चीज़ें अंडर बिजनेस स्ट्रैटेजी आती हैं। जो अपर लेवल मैनेजमेंट होता है कंपनी का, वो डिसाइड करता है क्या बेटर रहेगा एक कंपनी के लिए। सो वो उसके अकॉर्डिंग बजट को दिमाग में रखते हुए, प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं दूसरी कंट्रीज़ में सेटअप हुई हुई कंपनीज़ को। अब इस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को करने से बेनिफिट्स क्या होते हैं, कुछ तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करते हुए समझाएं एंड कुछ मेरिट्स हमारे पास यहाँ लिस्टेड है। सबसे पहले है देयर इज़ ऑलमोस्ट नो इन्वेस्टमेंट रिस्क इन्वॉल्व्ड एज देयर इज़ हार्डली एनी इन्वेस्टमेंट इन दी फॉरेन कंट्री। अब आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी उस पर्टिकुलर कंपनी की है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो इसमें आपका तो कोई लेना देना ही नहीं है, आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं बनता है। आप पेमेंट सिर्फ तभी करते हैं जब आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। सो यू आर कम्प्लीटली सेफ, किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिस्क आपको फेस नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग गिव्स द एडवांटेज to international firms to get goods manufactured at lower cost.
अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कॉन्ट्रैक्ट्स जब असाइन होते हैं ये अंडर बिजनेस स्ट्रैटेजी आते हैं। सो बजट को ध्यान में रखते हुए ही इन कॉन्ट्रैक्ट्स को दिया जाता है। एंड कोई भी कंपनी किसी और कंट्री में सेटअप हुई हुई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट तभी देगी जब वो सस्ते में पड़ रहा हो उन्हें, इन कंपैरिजन टू गेटिंग द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द होम कंट्री। इसलिए यहाँ पे लोअर कॉस्ट पे गुड्स की प्रोडक्शन का बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट, local manufacturers also get the benefit to be involved with the international business and start exporting. अब ये बेनिफिट उनके लिए है जिनको असाइनमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अब ऐसे नॉर्मली मे बी वो कभी भी इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट नहीं बन पाते, वो कभी भी एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं हो पाते, बट जब उनको अब कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बिजनेस एंड एक्सपोर्ट्स का पार्ट बन जाते हैं, जो उन फर्म्स कंपनीज की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। जो थर्ड वे है हमारे पास वो है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। अब ये क्या होता है? परमिटिंग another party in foreign country to produce and sell goods under their trademarks, patents or copyright in lieu of a fee is called royalty and it's termed as licensing. अब क्या होता है कि एक ब्रांड नेम में कोई भी कंपनी अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करने दे रही है तो वो ऐसे फ्री में तो नहीं करने देगी, वो लेगी उसके लिए फ़ी, एंड वो फ़ी होती है उसको कहा जाता है रॉयल्टी। मतलब रॉयल्टी देना, जैसे कि हम कहेंगे हमें फ़ी देनी पड़ेगी, सो इस पर्टिकुलर केस में ऐसे कहा जाएगा कि हमें रॉयल्टी देनी पड़ेगी, एंड देन दिस थिंग इज़ कॉल्ड लाइसेंसिंग। अब जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ होते हैं, एमएनसीज़ होते हैं, वो अपने ब्रांड नेम, पेटेंट या ट्रेडमार्क के अंडर आपको अगर गुड्स सेल करने देते हैं तो आपको उनको कंपल्सरीली रॉयल्टी देनी पड़ती है, यानी कि उनका यूनिक ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क यूज़ करने के लिए एज वेल एज उनकी गुडविल और रेप्यूटेशन को भी यूज़ करने के लिए आपको उनको फीस देनी ही पड़ती है, एंड इसको लाइसेंसिंग कहा जाता है। When there is mutual exchange of knowledge, technology and patents between the firms, it is called cross-licensing. अब जो क्रॉस लाइसेंसिंग होती है वो इन पर्टिकुलर होती है नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड पेटेंट्स के लिए। सो now you know the difference between a normal licensing thing and cross licensing. Cross licensing in particular होता है knowledge, technology and patents के लिए, याद रखिएगा। Franchising is similar to licensing but it is used in connection with provision of services. अब लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग कहीं ना कहीं अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट एक जैसे होते हैं, बट उनमें एक बहुत माइनर डिफरेंस है जो है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज का। अब हम बात करेंगे मेरिट्स की, जो है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग के। सबसे पहले है एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। अब जब आप रॉयल्टी पे करेंगे तो आप ऐसे वैसे किसी को भी नहीं पे करेंगे, आप उस पर्टिकुलर फर्म या कंपनी या उस ब्रांड नेम को पे करेंगे जिसकी ओवरऑल द ग्लोब कोई वैल्यू हो, गुडविल हो, रेपुटेशन हो, एंड लोग उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हों, पब्लिक का कॉन्फिडेंस हो उस पर्टिकुलर ब्रांड नेम में। सो ये जो एस्टैब्लिश्ड नेम होता है इसकी वजह से बहुत बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जो भी कंपनी रॉयल्टी पे कर रही है उसको उनकी रेपुटेशन एंड गुडविल के फ़ायदे से बहुत ज़्यादा पब्लिक अटेंशन मिलता है, पब्लिक ट्रस्ट करती है एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस भी शो करती है। एंड जब पब्लिक ये सब करती है तो सेल्स बढ़ते हैं, सेल्स बढ़ेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स डाउन टू अर्निंग मोर प्रॉफिट। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट। अब जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत कई बार नहीं पड़ती है। दिस इज़ बिकॉज जो भी ब्रांड नेम या पेटेंट को आप यूज़ कर रहे हैं वो तो अपनी एडवर्टाइजमेंट्स करता ही होगा, एंड अगर कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है तो वो अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं भी करता होगा। अब जैसे आपको पता होगा लिम्बोर्गिनी की आपको कभी एड्स नहीं दिखेंगी टीवी पे, पर जब लिम्बोर्गिनी बोला जाता है सो एवरीबडी इज़ लाइक वाओ दैट इज़ अ ड्रीम कार। सो दैट इज़ द ब्रांड नेम एंड रेपुटेशन लिम्बोर्गिनी
होल्स। सो ऐसे ही दूसरी भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जिनसे लाइसेंस या जिनकी फ्रेंचाइज आप ले सकते हैं, एंड देन you can make most of it. But yes, you will have to pay them, and that fee is called royalty. Do not forget. अगला है फाइनेंसिंग। अब यहाँ पे फाइनेंसिंग में भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है। जब मान लीजिए आप लोन लेने जाते हैं, आपको बैंक में पूरा डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क करना पड़ता है, एंड यू ऑल्सो नीड टू टेल द बैंक कि आपको लोन किस प्रोडक्टिव पर्पस के लिए चाहिए, एंड then when bank gets to know that you are looking forward towards the tie-up with some international multinational brand, and this is gonna benefit you as well as the country, and also that it is some productive work, तो यहाँ पे बहुत easily finances मिल जाते हैं। and also अगर आपको अपने पार्टनर फर्म्स या कलीग फर्म से किसी भी टाइप का फॉर्मल इनफॉर्मल लोन चाहिए, एंड उनको पता है कि आप इतने बड़ी कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हैं, आप उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, आप उनसे लाइसेंस ले रहे हैं या उनकी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, तो दिस इज़ ऑल, सो एवरीथिंग बेनिफिट्स यू। सो आराम से आपके लिए आपके फाइनेंसेस अरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। अब आप किसी बड़ी कंपनी का अगर ब्रांड नेम यूज़ कर रहे हैं, सो आपको सिर्फ वहाँ से ब्रांड नेम नहीं मिलता, आपको वहाँ से डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, क्या चल रहा है उस पर्टिकुलर कंट्री में, या क्यों है वो पर्टिकुलर कंपनी या ब्रांड नेम इतना पॉपुलर, आपको उनकी टेक्निक्स के बारे में आइडिया मिलता है, स्ट्रैटेजीज़ कुछ पता चलती हैं, टेक्नोलॉजी वो क्या यूज़ करते हैं, कैसे आगे डेवलप कर रहे हैं, ये सब पता चलता है, एंड देन you finally get to upgrade your company up to the Western or up to the better quality standards. Next is Uniform Control System. जब आप लाइसेंस लेते हैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड नेम का, तब वो आपके कंट्रोलिंग यूनिट बन जाते हैं। सारे रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स उनके हेडक्वार्टर्स से फॉर्मुलेट होते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो यू माइट हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ autonomy, but yes, the major rules, regulations and working conditions are circulated by the headquarters of that particular company or the brand name. So ऐसे वो एक centralized control system establish कर लेते हैं ताकि operations up to the level चले, यानी कि जिन levels पे उन्होंने अपना brand name, goodwill establish की है, वो कभी भी कम ना हो, वो उस लेवल पे ही रहे या उससे सिर्फ आगे ही बढ़े। एक्सपेंशन। अब आप किसी बड़े ब्रांड की या बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइज लेते हैं, लाइसेंसिंग करते हैं, क्रॉस लाइसेंसिंग करते हैं, इन शॉर्ट वो लाइसेंसेस ऑब्टेन करते हैं, तो ये आपको एक्सपेंशन का एक बहुत अच्छा रास्ता देता है, क्योंकि आप उनकी गुडविल और रेपुटेशन पे अपना फर्म एक्सपैंड करने का सोचते हैं। सो दिस इज़ व्हाट बेनिफिट्स यू। उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेपुटेशन, गुडविल आपको अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस या न्यू स्टार्ट हुए हुए बिजनेस को एक्सपैंड करने में, ग्रो करने में, अपनी सेल्स को बढ़ाने में, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, एनहांसिंग द गुडविल। अब आप जैसे जैसे अच्छा काम करेंगे, आपकी अपनी उस पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट की गुडविल तो बढ़ती रहेगी, एंड ऑल्सो इट विल ऐड टू द गुडविल ऑफ दैट ब्रांड नेम विच यू आर यूजिंग। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लेते हैं मैकडॉनल्ड्स को। अब जो हमारी सिटीज़ में मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट्स हैं, वो हैं हेड मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंचाइजीज़। मतलब जो हमारी सिटीज़ के मैकडॉनल्ड्स आउटलेट ओनर्स हैं, उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है कि वो यहाँ पे मैकडी का आउटलेट खोलेंगे, और जो भी मैकडी के स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उस आउटलेट को चलाएंगे एंड कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेंगे। अब मान लीजिए मैं जाती हूँ उस आउटलेट में, सो अभी तक तो मेरे दिमाग में वो ब्रांड नेम, वो रेप्यूटेशन, वो आई एम लविंग इट वाली ऐड है, सो इट्स ऑल गुडी गुडी इन माई माइंड।
अब मान लीजिए मैं जाती हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता जो भी बर्गर मैंने ऑर्डर किया, एंड वो खा के मुझे मान लीजिए हो जाती है फूड पॉइजनिंग. सो दिस फॉर वन इज़ रियली बैड फॉर द रेप्यूटेशन ऑफ मैकडॉनल्ड्स, जो आउटलेट है हमारी सिटी में इन पर्टिकुलर, एंड इन एक जनरलाइज्ड वे में मैकडी का नाम थोड़ा सा ख़राब सा हो जाएगा. क्योंकि अब मैं जाऊँगी अपने दोस्तों से बात करूँगी, वो मुझसे पूछेंगे क्या हुआ था तुम्हें, तो मैं यही बताऊँगी ना कि फूड पॉइजनिंग हो गई थी, मैकडी गई थी, खाया था वहाँ पे, एंड वो इतना ख़राब था कि मैं तो बीमार ही पड़ गई. सो अब अगली बार वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स वहाँ जाने से थोड़ा घबराएंगे, एंड कहीं ना कहीं वो हैम्पर करेगा मैकडी के ब्रांड नेम को. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स इन केस थिंग्स गो रॉन्ग. बट अगर एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं, सो ऑन एंड ऑल द टोटल ब्रांड नेम, द एक्चुअल ब्रांड नेम, वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होता है, उनकी गुडविल, उनकी रेपुटेशन काफ़ी बढ़ती है. Now the fourth option that we have of entering into an international business is joint venture. अब गाइस joint venture आपको याद होगा हमने पढ़ा था. जॉइंट वेंचर होता है जब दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंट फर्म्स come together to collaborate in order to start one single venture which is called the joint venture, and वो उसमें contribute करते हैं कैपिटल के लिए, वो शेयर करते हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट करते हैं दोनों अपनी अपनी तरफ से, इनोवेशन होता है बहुत सारा. And in short, a joint venture is something very interesting and it is done only when जब वो दोनों individual companies या दो से ज़्यादा companies depending upon the venture type and size, वो उनको benefit देता है. Obviously अगर कोई benefit या profit नहीं हो रहा होगा तो कोई भी क्यों ही अपनी investments वहाँ पे waste करेगा. So आइए एक बार पढ़ लेते हैं कि यहाँ हमने क्या लिखा है. Joint venture means establishing a firm that is jointly owned by two or more independent firms, sharing investment, profits, etc. Like I explained it to you. Reasons for joint venture. अब गाइस हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या reasons होते हैं जिनकी वजह से एक joint venture को establish किया जाता है. सबसे पहले है when a company wants to do business on international level but lacks capital. अब मान लीजिए एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, वो बहुत ज़्यादा चाह रही है कि वो अपना होम बेस्ड कंपनी यानी कि होम बेस्ड बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए. वो चाह रही है कि वो एक्सपैंड करे, ग्रो करे, एंड उसको सक्सेस करने के लिए यानी कि उस एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए उनके पास है बिजनेस स्ट्रैटेजी, प्लान, इनोवेटिव आइडियाज़. बट वो लोग एक चीज़ लैक कर रहे हैं एंड वो है कैपिटल. अब अगर कैपिटल नहीं होगा तो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना इट इज़ इम्पॉसिबल. सो इसलिए वो कंपनी जॉइंट वेंचर स्टार्ट करना चाहेगी किसी और बड़ी कंपनी के साथ या किसी और फॉरेन बेस्ड कंपनी के साथ जो भी सेम इंटरेस्ट रखती हो, यानी कि वो भी अपनी कंट्री से बाहर निकल के बिजनेस करना चाह रही हो. सो अगर ऐसे एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट होता है तो वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कैपिटल, शेयर कर सकते हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एंड टुगेदर दे कैन टेक that joint venture to international business, and also the repercussions of that will be कि उनके जो respective businesses हैं उनका भी international market में काफ़ी नाम हो जाएगा. Next, when a company anticipates doing business with the local partner will be profitable. अब मान लीजिए एक कंपनी है, वो एंटिसिपेट करती है यानी कि वो प्रिडिक्ट करती है अपनी कैलकुलेशंस को यूज़ करके, या ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आती है कि किसी और कंट्री में बेस्ड किसी लोकल फर्म के साथ अगर बिज़नेस किया जाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल एंड बेनिफिशियल होगा. सो अगर ये सोच आ जाती है तो फिर वो अपने प्रॉस्पेक्ट्स देखने स्टार्ट करते हैं. वो ट्राई करते हैं डिफरेंट कंपनीज़ को अप्रोच करके कि कोई भी उनके साथ एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करे एंड उसका बेनिफिट सिर्फ एक ही को ना मिले, दोनों को इक्वली मिले, या जिस भी शेयर में वो चाह रहे हैं उस शेयर में मिले, एंड देन एवरीबडी विल बी हैप्पी. अब मेरिट्स क्या होते हैं जॉइंट वेंचर के? सबसे पहले है रिड्यूसेस कंपटीशन.
अब आप एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं। अब उसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज एक साथ एक वेंचर को स्टार्ट करती हैं। सो कहीं ना कहीं अगर आप सोचिए तो आपका कंपटीशन तो कम हो गया। यानी कि अगर हम एग्जांपल लें तो ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, अब ये दोनों कंपनीज अलग अलग कंट्रीज़ में हैं, दोनों इंटरनेशनल बिजनेस करती हैं एंड दोनों ही मान लीजिए गारमेंट्स प्रोड्यूस करती हैं। अब अगर ये दोनों कंपनीज मिलके एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करें, मान लीजिए ए बी लिमिटेड अपने ब्रांड नेम्स को एक साथ लाए, एक कोलैबोरेशन में एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करें, तो यहाँ पे क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहले तो अब ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं रहेंगे। अब ये एक साथ काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे वो अपनी इनोवेशंस, अपनी टेक्नोलॉजी को एक साथ ला सकते हैं एंड बेटर कर सकते हैं, बेटर प्रोडक्शन कर सकते हैं, बेटर काम कर सकते हैं, बेटर सेल्स कर सकते हैं एंड ऑल्सो यहाँ पे उन दोनों की गुडविल का बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोनों की गुडविल्स एक साथ मिल जाएंगी तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी पब्लिक पे। पब्लिक का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा उन पे एंड नेचुरली उनकी सेल्स बढ़ेंगी एंड सो विल देयर प्रॉफिट। उनका सेल्स भी बढ़ेगा एंड उनकी प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगी। नेक्स्ट वी हैव इट रिड्यूसेस रिस्क। अब जब कंपटीशन कम हो गया है, उन्होंने एक साथ एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर लिया है एंड ऑल्सो क्योंकि अब वो लॉसेस को शेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है। और अगर कम नहीं भी होता है तो ये कंफर्ट होता है कि हाँ, अगर लॉसेस हुए तो वो एक कंपनी को अकेले बेयर नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, एडवांस टेक्नोलॉजी। अब 2 अलग अलग कंट्रीज़ में बेस्ड फर्म्स जब एक साथ अपना वेंचर स्टार्ट करेंगी तो उनके पास अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ एंड अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ भी होंगे। सो ये सब जब एक साथ आ जाएंगे तो ऑन एंड ऑल जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी इन फर्म्स के पास वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। नाउ द फोर्थ पॉइंट वी हैव इज़ रिडक्शन इन कॉस्ट। जब बेटर टेक्नोलॉजी हो जाएगी, एडवांस स्ट्रैटेजीज़ हो जाएंगी, इनोवेटिव आइडियाज़ आ जाएंगे, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होने लगेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली कम हो जाएगी। एंड इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का फ़ायदा एक जॉइंट वेंचर कैसे उठा सकता है, क्योंकि वो जॉइंट वेंचर केटर करना चाहेगा दोनों कंट्रीज़ की पब्लिक के लिए। अब जैसे हम वापस आते हैं अपने ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड पे। अब मान लीजिए ये एक इंडियन कंपनी है एंड ये एक कोई भी और कंट्री ले लीजिए, ये है फ्रांस बेस्ड कंट्री, ये है फ्रांस बेस्ड कंपनी। अब मैप पे मत जाइएगा, बस एग्जाम्पल समझते हैं। सो अब यहाँ पे अगर इनका ये जॉइंट वेंचर है ए बी लिमिटेड तो ये केटर करना चाहेंगे इंडियन पब्लिक के लिए भी एंड फ्रांस के लोगों के लिए भी। तो ऐसे वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे एंड वो अपनी प्रोडक्शन हाई लेवल पे लेके जाएंगे तो वो बेटर टेक्नोलॉजी एंड बेटर स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करेंगे एंड नेचुरली उनको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का बेनिफिट भी मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट, बेटर कॉम्पिटेंस। अब एक साथ अपनी टेक्नोलॉजीज़ को कोलैबोरेट करके, बेटर इनोवेटिव आइडियाज़ को यूज़ करके तो उनकी कॉम्पिटेंस बढ़ेगी, उनका मार्केट में एंड पूरे इंटरनेशनली ग्लोबल मार्केट में स्टैंड बढ़ेगा, उनके पास compete करने की पावर्स आएंगी एंड ऑल्सो जो बाकी राइवल्स हैं उनके सामने भी इनका एक अच्छा खासा स्टैंड हो पाएगा। द लास्ट पॉइंट, large capital. Quite obvious as they are gonna pool up their resources and जब resources pool up हो जाती हैं तो capital बढ़ जाता है, technology upgrade हो जाती है and advancement in innovation हो जाता है, बहुत ज़्यादा creativity आ जाती है, better sales techniques आ जाती हैं। सो यहाँ पे एक फर्म को इंडिविजुअल लेवल पे एंड जो वो कोलैबोरेशन करके अपना जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास होली ओन्ड सब्सिडरीज।
ये टर्म शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, पर कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये होता क्या है। A wholly owned subsidiary means that company whose more than 50% of the voting power is held by another company। मतलब कि एक कंपनी है, उसके 50% of the voting rights and powers are held by some other company। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास है हमारा A लिमिटेड एंड B लिमिटेड। अब मान लीजिए जो हमारा A लिमिटेड है ये होल्ड करता है 50% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ बी लिमिटेड। तो जो ए लिमिटेड है उसकी होली ओन्ड सब्सिडरी कहलाएगी बी लिमिटेड। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया हो। A wholly owned subsidiary in a foreign market can be established either by setting up a new firm altogether to start operations in a foreign country or by acquiring an established firm in the foreign country। अब ये wholly owned subsidiaries को establish करने के ways क्या क्या हैं? सबसे पहले है कि एक न्यू फर्म को सेटअप कर दिया जाए ताकि उसके ऑपरेशंस को स्टार्ट कर दिया जाए एक फॉरेन कंट्री में, और एक दूसरा वे है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है यानी कि फर्म है उसको अक्वायर कर लिया जाए एंड उसके 50% ऑफ द वोटिंग राइट्स एंड पावर्स को अपने पास रखा जाए, तो वो आपकी होली ओन्ड सब्सिडरी कहलाएगी। अब होली ओन्ड सब्सिडरीज को सेटअप करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे पहले है फुल कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन। अब आप किसी कंपनी के 50% ऑफ द वोटिंग राइट्स होल्ड कर रहे हैं, वो आपकी होली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड सब्सिडरी है। सो आपका पूरा राइट होगा उनके प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का, अपनी तरह से बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट करने का एंड उनको ऑर्डर्स देने का। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज अंडर चेक। अब एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी जब इस्टेब्लिश हो जाती है तो प्रोडक्शन की क्वालिटी, प्रोडक्शन कैसे की जा रही है, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं, क्या सही रहेगा, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे भी चेक बना रहता है। देयर इज़ नो रिस्क ऑफ प्रोस्पेक्टिव कॉम्पिटिटर्स। अब कॉम्पिटिटर्स का कोई रिस्क नहीं रहता उस होली ओन्ड सब्सिडरी पे जो ऑलरेडी कोई और ओन कर रहा है। अब गाइस हमारा टॉपिक है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आई एम श्योर आप सब ने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ ना कुछ सुना ही होगा एंड आपको ये बेसिक इन्फो तो होगी ही कि ये एक ट्रेड कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग अथॉरिटी है जो इस्टेब्लिश्ड है इन ऑर्डर टू मेक द वर्ल्ड ट्रेड अ फ्री ट्रेड। एंड अब हम इसके बारे में बाकी डिटेल्स पढ़ेंगे। It came into existence on 1st January 1995। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये कब इस्टेब्लिश हुई? ये इस्टेब्लिश हुई 1st जनवरी 1995 को। The headquarters of WTO is situated in Geneva in Switzerland। अब जिनेवा में है इसका हेडक्वार्टर्स जो कि है स्विट्ज़रलैंड में। ये कुछ माइन्यूट डिटेल्स हैं जो आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होनी चाहिए, तो आप इनको याद कर सकते हैं। It is a permanent organization created by an international treaty rectified by the governments and the legislatures of the member states। अब बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले ये एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही डिसॉल्व नहीं होने वाली। अब ये एग्जिस्ट करती है तो ये एग्जिस्ट करती रहेगी जब तक कि इंटरनेशनली इसको डिसॉल्व करने का डिसीजन ना लिया जाए। अब ये इस्टेब्लिश कैसे हो पाई? ये इस्टेब्लिश्ड हो पाई एक इंटरनेशनल ट्रीटी की वजह से।
जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मेंबर स्टेट्स की लेजिस्लेचर्स एंड गवर्नमेंट ने अपने अप्रूवल्स दिए एंड इनपुट्स दिए एंड उसके बाद WTO इस्टेब्लिश हो पाया. इट इज़ कंसर्न्ड विद solving trade problems between countries and providing a forum for multilateral trade negotiations. अब ये काम क्या करता है? ये काम करता है कि ये ट्रेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. इट्स क्वाइट ऑब्वियस राइट, दो अलग कंट्रीज़ की दो अलग वॉन्ट्स हो सकती हैं, वो लोग कुछ डिफरेंट चीज़ें चाह रहे हो सकते हैं एंड इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है. सो WTO वो अथॉरिटी है जो इन पर्टिकुलरली ट्रेड के फील्ड में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको सॉल्व करने में हेल्प करती है. एंड ऑल्सो इट इंश्योर्स कि मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस होती रहे पूरे वर्ल्ड में. कभी भी कोई भी कंट्री रह ना जाए ट्रेड का पार्ट बनने से एंड किसी भी बेसिस पे किसी भी कंट्री के साथ डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए एंड ऑल्सो किसी भी बेसिस पे किसी भी कंट्री के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए. सबको बराबर का हक मिले ताकि वो अपना ट्रेड कर सके एंड अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सके. अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की WTO के, यानी कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के. सबसे पहले है टू रिड्यूस द ट्रेड टैरिफ्स एंड बैरियर्स इम्पोज्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज टू इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. अब WTO चाहती है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड पे डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने टैरिफ्स, टैक्सेस, बैरियर्स एक्सेट्रा इम्पोज कर रखे हैं वो सब वो रिड्यूस कर दें ताकि इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथली हो पाए. अगला है टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, increase income and effective demand and facilitate higher production and trade. अब WTO चाहती है कि जितनी भी उसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, आज की डेट में एट प्रेजेंट देयर आर 164 कंट्रीज़ हु आर मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अब ये जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो लोगों का और उनके पास एम्प्लॉयमेंट हो, उनके पास जॉब्स हो, अच्छी खासी उनकी कमाई हो एंड देन इफ़ेक्टिव डिमांड हो मार्केट में ताकि आराम से प्रोडक्शन हो पाए, किसी भी तरह का इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी सिचुएशंस ना आ जाए. एंड उसके बाद वो चाहती हैं कि फैसिलिटेट हो प्रोडक्शन एंड ट्रेड, यानी कि आराम से उसकी मेंबर कंट्रीज़ प्रोड्यूस कर पाएँ अच्छी टेक्नोलॉजी एंड अच्छे रिसोर्सेज को यूज़ करके एंड ऑल्सो आराम से ट्रेड होती रहे, उन कंट्रीज़ तक ट्रेड होके वो सामान पहुंचता रहे जो वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती एंड जिनकी उनको नीड है. द थर्ड पॉइंट टू मेंटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय ऑप्शनली यूजिंग वर्ल्ड्स रिसोर्सेज. अब आपको पता है गाइस, आज की डेट में डेवलपमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना. अब डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मली जो भी ग्रोथ होती है, बेटर रिसोर्सेज आते हैं, अच्छी खासी स्ट्रैटेजीज़ आ जाती हैं, बढ़िया टेक्नोलॉजी आ जाती है, इन सब से हमारी डेवलपमेंट तो हो रही है, पर हमारा नेचर, हमारी अर्थ डैमेज हो रही है. इसलिए हमें ऑप्ट करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट बट देयर इज़ अ कंडीशन टू इट. अब वो कंडीशन क्या है? डेवलपमेंट ऐसी हो कि आज की ज़रूरतें तो पूरी हो ही, पर जो फ्यूचर जनरेशन है उनको किसी भी टाइप की रिसोर्स से वंचित ना किया जाए. नाउ आई नो थोड़ी शुद्ध हिंदी हो गई, सो लेट मी मेक इट सिंपलर. ना अब आज की डेट में तो डेवलपमेंट करनी ही चाहिए.
आज की जो भी जनरेशन है उसकी नीड्स तो पूरी होनी ही चाहिए, बट जो फ्यूचर जनरेशन है जिनको हम अपना प्लैनेट ओ करते हैं, यानी कि हमारे बाद जिनको ये प्लैनेट मिलेगा, उनके लिए भी तो कुछ रिसोर्सेज, अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा एटमॉस्फेयर, प्लांट्स, एनिमल्स, सारी चीज़ें रहनी चाहिए, राइट। सो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑप्ट करना चाहिए ताकि आज की ज़रूरतें पूरी हो अनडाउटेडली, बट जो फ्यूचर जनरेशन है उनसे कोई रिसोर्स छीनी ना जाए। अब हम बात करेंगे रोल्स या फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि क्या क्या रोल्स हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, क्या क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करता है। सबसे पहले है टू रिमूव बैरियर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये तो इनके ऑब्जेक्टिव्स में ही स्टेटेड है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ्स एंड बैरियर्स को रिड्यूस करना चाहते हैं। सो यही इनका एक रोल या फंक्शन भी है। टू एक्ट एज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बाय सेटलिंग ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर नेशंस। अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, यानी कि वो अथॉरिटी जिसके पास मेंबर नेशंस जा सकते हैं अगर उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। अब मान लीजिए इंडिया और यूएस का एग्जांपल लेते हैं। अब इंडिया और यूएस के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए ट्रेड रिलेटेड। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए ये दोनों मेंबर नेशंस जा सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास, एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बीइंग अ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी किसी भी तरह के बायसेस को छोड़ के जो सही होगा उसके फेवर में डिसीजन देगी या कोई ऐसा तरीका निकालेगी जिससे म्यूचुअली वो दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाए। To ensure that all the rules and regulations prescribed in the Act are duly followed by the member countries for settling of their disputes. अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसने काफ़ी सारे रूल्स, रेगुलेशंस, टेक्निक्स एक्सेट्रा रेगुलेट किए हैं जिनको यूज़ करना होता है मेंबर नेशंस को, जिनको ड्यूली फॉलो करना पड़ता है मेंबर नेशंस को, एंड उनके अगेंस्ट वो नहीं जा सकते हैं। सो एक तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस मैनेजमेंट में एंड अपने ऑपरेशंस को कैसे करना है एंड कैसे नहीं करना है उस चीज़ में हेल्प करते हैं, एंड दूसरा किसी भी टाइप का डिस्प्यूट होता है तो उनके वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ के समझ के इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जा सकता है। एंड अगर फिर भी ना हो पाए सो आप फाइनली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकते हैं, आप उनके पास अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। फोर्थ है laying down a commonly accepted code of conduct for international trade aiming at reducing tariffs and non-tariff barriers on international trade. अब जो WTO है ना, इसका एक और मेजर फंक्शन है, ये ले डाउन करता है कॉमनली एक्सेप्टेड कोड ऑफ कंडक्ट को, जो हेल्प करता है अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ्स एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स, यानी कि किसी भी टाइप के टैक्स या किसी भी टाइप्स की रिस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट जो भी इंटरनेशनल ट्रेड में लाने की कोशिश की जाती है उनके अगेंस्ट एक कोड ऑफ कंडक्ट सेटअप होता है कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं एंड ये चीज़ें अगेंस्ट दी रूल्स हैं। द फिफ्थ पॉइंट, to consult other agencies to bring better understanding, cooperation in. The fifth point, to consult different agencies to bring better understanding, cooperation इन ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। अब WTO चाहता है कि सारी जितनी भी एजेंसीज़ हैं, मान लीजिए वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया एक्सेट्रा, जितनी भी एजेंसीज़ हैं जो इम्पैक्ट रखती हैं ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग पे, वो सब एक साथ हों, वो कोऑपरेट करें, अंडरस्टैंड करें एंड पूरी दुनिया में हर कंट्री का बेटरमेंट हो पाए। नेक्स्ट, providing technical assistance and guidance related to management of foreign trade and fiscal policy to its member nations. अब ये यहाँ पे एक और मेजर तरीके से हेल्प करते हैं अपने मेंबर नेशंस को। सबसे पहले है ये प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल असिस्टेंस एज वेल एज गाइडेंस। नाउ
technical assistance and guidance in related to what? In related to the management of foreign trade as well as फिस्कल पॉलिसी, यानी कि किस तरीके से फॉरेन ट्रेड को कंडक्ट करना है, क्या नहीं करना है, एंड ऑल्सो जो भी फिस्कल पॉलिसीज़ होती हैं एक पर्टिकुलर कंट्री की, उनको कैसे आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं, क्या बेटर चीज़ें आप ऑप्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें अब नहीं चलेंगी। इन सारी चीज़ों में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर नेशंस को। द 7th पॉइंट, टेकिंग स्पेशल स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पुअरेस्ट नेशंस। अब जो पुअर कंट्रीज़ हैं, आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड कंट्रीज़ एग्जिस्ट करती हैं, सोमालिया टाइप्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है, लोगों के पास खाने को नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पैथेटिक है, एंड मतलब वहाँ पे जीना इतना मुश्किल है कि पीपल आर जस्ट डाइंग। So that is why WTO gives a special status to some of the countries जो काफ़ी पुअर होती हैं, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, उनको एक्स्ट्रा एड प्रोवाइड करते हैं, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं, एंड इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो एग्जिस्ट कर रहा है उससे तो बेटर ही होता रहे। 8th पॉइंट, cooperating with IMF and World Bank and its associates for establishing coordination in global trade making policy। अब ये वही बात है जो हमने पहले की, जो भी मेजर ग्लोबल पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ कलेक्टिवली डिसीजंस लिए जाते हैं ताकि जितने भी मेंबर नेशंस हैं उनका बेटरमेंट हो पाए एंड ग्लोबल इकॉनमी अच्छे से फ्लरिश कर पाए, एंड ऐसे बैरियर्स और डिस्क्रिमिनेशंस ना हो, एंड जो पूरी दुनिया है वो एक साथ डेवलपमेंट के रास्ते पे चल सके। द लास्ट पॉइंट, एक्टिंग एज फोरम फॉर ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड को लिबरलाइज करने का मतलब है उसको फ्री करना किसी भी तरह के टैरिफ से, बैरियर्स से, जो भी अननेसेसरी है उन रिस्ट्रिक्शन से। अब कुछ बैरियर्स और टैरिफ्स तो रहेंगे ही, दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस एंड नेसेसरी, बट जो अननेसेसरीली इम्पोज किए गए हैं उनसे इस ग्लोबल एंड इंटरनेशनल ट्रेड को छुटकारा मिल सके, इसको इंश्योर करने का काम भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही है। विद दिस गाइस, टुडेस वीडियो कम्स टू एन एंड। आई होप यू आर क्लियर, एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट बिलो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। With this, today's video comes to an end. I hope you understood it, and if you have any doubts, please feel free to drop a comment below. Now, until next time, keep revising.